नमस्कार दोस्तों। अभी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये फ्लैश हो रही है कि ट्रंप ने एक तरीके से ईरान को फिर से वार्निंग दी है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में या फिर जियो पॉलिटिक्स में उनके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। प्लस ट्रंप ने इस बार ये वार्न किया है कि अगर इस बार न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो नेक्स्ट अटैक विल बी फायर वर्स। लास्ट ईयर जो ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनके जो कमांडर है उनको यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पर किलिंग भी कर दी थी। तो इसके रीज़न से ये जो जो चीज़ है काफ़ी न्यूज़ में आ गई थी। प्लस अभी ईरान इसराइल की साइड से भी काफ़ी मिसाइल्स फायर की गई थी। तो इट इज़ गोइंग टू बी अगेन इन द न्यूज़। तो क्या ये न्यूज़ है? और प्लस अगर ये होता है तो इसके व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज स्पेशली ऑन द इंडिया। इंडिया को क्या प्राइस पे करनी पड़ सकती है, प्लस ग्लोबली इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसको हम लोग बहुत डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। देखें, समरी ये है कि अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका रिसेंट स्टेटमेंट ये आया है कि अगर हम लोग इस बार ईरान पे अटैक करते हैं तो दे वॉन्ट बी एबल टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ अटैक, और इसको ये क्या नहीं कर पाएंगे, बैर नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने लास्ट ईयर जो जून में यूएस की स्ट्राइक्स हुई थी ईरान पे उसको साइड भी किया। रीज़न भी ये साइड किया कि उससे कहीं ज़्यादा वर्ड्स ये होने वाली है। और ट्रंप ने ये डिसाइड किया कि इट इज़ नॉट गोइंग टू मिलिट्री स्ट्राइक, और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सीवियर स्ट्राइक हो सकती है किसके अगेंस्ट, ईरान के अगेंस्ट। तो क्या, और उनका कंप्लीट स्टेटमेंट ये है कि होपफुली ईरान जो है विदाउट मिलिट्री इंटरवेंशन की इसको रिजल्ट कर ले तो इट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर। और ऑन टेबल जो भी डिस्कशन होगा दिस इज़ गोइंग टू बी मच बेटर स्पेशली फॉर द कंट्री लाइक ईरान। तो ये क्या है? प्लस ये भी ट्रंप की साइड से स्टेटमेंट दिया गया कि प्लस न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी अगर कोई भी ईरान की साइड से डेवलप की जाती है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। प्लस इमीडिएटली इस तरीके की न्यूक्लियर वेपन फैसिलिटी को ईरान स्टॉप करे, दिस इज गोइंग टू बी मच बेटर फॉर देम। देखें, टाइम इज़ ऑलरेडी रनिंग आउट एंड इट इज़ ट्रूली ऑफ द एसेंस। और उन्होंने ये क्लियर स्टेटमेंट दिया कि ऑलरेडी इनके पास टाइम नहीं है, प्लस हम लोग इस पर क्या करने वाले हैं, बहुत जल्दी स्ट्राइक्स या फिर एक्शंस ले सकते हैं इसके अगेंस्ट, राइट। तो देखें, ईरान की जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। प्लस रीज़न क्या है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक तरीके से बहुत बड़ा जो है पार्ट जो है वो किससे ट्रेड होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ये किसको किससे कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से। इसका मतलब इसकी जो लोकेशन है वो बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। इधर की साइड अफगानिस्तान लोकेटेड है, इधर कैस्पियन सी का पार्ट आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान, इधर सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इट मीन्स ये एक तरीके से अरेबियन वर्ल्ड के हॉट स्पॉट में रहता है। प्लस यहाँ पर ऑयल का लार्ज स्केल रिजर्व है, और इसी रिजर्व के रीजन से और ये जो ऑयल की सप्लाई है उसको लार्ज स्केल पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। किसके थ्रू? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको किससे कनेक्ट करती है? बेसिकली इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो ईरान को ओमान से ये क्या करती है, कनेक्ट करती है। तो ये अपने आप में एक तरीके से ग्लोबली सेंटर बन जाता है। देखें, अब इसके रेस्पॉन्स में ईरान ने क्या बोला है, तेहरान जो ईरान की कैपिटल उनका क्लियर स्टेटमेंट आया कि फिंगर ऑन द ट्रिगर, हम लोग इसको इस बार टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ वार्निंग्स स्पेशली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो वार्निंग्स लास्ट ईयर जो स्ट्राइक्स भी की थी जून में, अगर इस तरीके की स्ट्राइक यूनाइटेड स्टेट्स फिर से करता है तो इनका रेस्पॉन्स क्लियरली किसकी साइड से दिया जाएगा, ईरान की साइड से दिया जाएगा। अब ये जो फैसिलिटीज है, देखें, यूनाइटेड स्टेट्स का जो मेन कंसर्न है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेके है। यूएसए का एलिगेशन ये है कि ईरान जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप कर रहा है दैट इज़ फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स, नॉट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए रामसर, यहाँ पर ये जो रेड रेड कलर में जो भी डिनोटेड है दे आर रिसर्च रिएक्टर्स। यहाँ पर ये जो है ये सिविलियन न्यूक्लियर साइट है। यहीं पर ट्रंप का एलिगेशन ये है कि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की एक तरीके से क्या है प्रोसेस ईरान की साइड से कंटिन्यू रहते हैं। तो ये जो सिविल न्यूक्लियर साइट कौन सी हैं, देखें, अराक हो गई, इस्फहान हो गई, अरडकान हो गई, यार्ड हो गई, नानतेज हो गई। तो और सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर जो नानताज जो रीजन था, इस पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक तरीके से क्लियर एंड ओपन चैलेंज था कि अगर ये न्यूक्लियर साइट विजिट की जाए आईएईए की साइड से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की साइड से, तो हो सकता है यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स का बहुत बड़ा एक तरीके से रिजर्व भी मिल सकता है। तो ये जो साइट्स है, अदर जो साइट्स है, यहाँ यूरेनियम माइन से देखें, नारीगैन हो गया, गैचिन हो गया, सगांद हो गया। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियर यूरेनियम की माइंस है। यहाँ पर यूरेनियम क्या होता है, नेचुरली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। देखें, अब अगर हिस्टोरिकल रिलेशंस की बात करें यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में, तो 1953 का जो कूप हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ था, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन का एक तरीके से बहुत बड़ा रोल था, और उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, जिसके रीजन से ईरान में यहाँ पर क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था और किसी और को यहाँ पे इलेक्ट करवाया गया था। एंड दैट प्रोटेस्ट दे वर कम्प्लीटली बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन। तो दैट वाज द मेन रीजन, और यहीं से एक तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है। और उसके बाद में 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ। देखें, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ही जो यहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है खोमनाई, उनके जो एंसेंडर्स है वो यहाँ के क्या हो गए, बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने अपने यहाँ पे क्या ले लिया था, यहाँ ईरानियन प्रेसिडेंट की पोस्ट ले ली थी। और इसी के रीज़न, इसी टाइम पे जो यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी दैट वाज लोकेटेड इन द ईरान,
वेयर एक तरीके से जो 52 अमेरिकन सिटीजन से उनको हॉस्टेज बना लिया गया था फॉर हाउ लॉन्ग 440 डेज। उसके बाद से अगर किसी भी तरीके का जो अलायंस प्रेजेंट था, जो यहाँ पे 1953 में पोस्ट कूप इनका अलायंस सेटअप हुआ था, तो ओवरथ्रो कर दिया गया था 1979 में। इसके बाद में सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे निकल के आता है, ईरान के अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस है। इट जस्ट वांट टू एक्चुअली डेवलप द न्यूक्लियर काइंड ऑफ फैसिलिटीज, स्पेशली द न्यूक्लियर वेपन। और यूनाइटेड स्टेट्स का ऐसा एलिगेशन रहता है कि ईरान जो यूरेनियम का एनरिचमेंट करता है, देखिए यूरेनियम का एक एनरिचमेंट का लेवल होता है, जो जनरल ग्रेड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम का एक तरीके से जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 3 to 5 मैक्स। 3 to 5% जितना एक तरीके से एनरिच्ड यूरेनियम है, दिस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ऐसा एलिगेशन है कि ईरान जो है उस एनरिचमेंट का लेवल मोर देन 20% रखता है, 23% के आसपास, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स का एलिगेशन। अगर ये है तो ये अपने आप में सीवियर कंसर्न है, और ये ओनली किस लिए यूज़ किया जा सकता है, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये यूएसए का एलिगेशन है। प्लस एक 2015 में डील स्टार्ट हुई थी जेसी पे हुआ। इसका मतलब था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसमें ऐसा था कि जो परमानेंट 5 कंट्रीज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, प्लस जर्मनी ने मिलके ईरान के साथ ये डील करी थी कि भाई आप लोग जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे उन पे क्या होगा, रिपीटेड इंस्पेक्शन हो सकता है, स्पेशली किसके लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। और आप ओनली जो फैसिलिटीज़ डेवलप करेंगे दैट विल ओनली बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, राइट। तो इससे भी ईरान ने बैकआउट कर लिया था। प्लस एक तरीके से यूएसए यहाँ पर सैंक्शन लगाता है, रिपीटेड सैंक्शन, इकोनॉमिक प्रेशर, ऑयल की पॉलिटिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ी है। ऑयल का वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके रीजन से यूएस क्या करता है, इस पर सैंक्शंस लगाता है। किस पे लगाता है, इसके ऑयल एक्सपोर्ट पे लगाता है, शिपिंग पे लगाता है। प्लस इससे अगर कोई कंट्री ट्रेड डील भी करता है ऑयल से रिलेटेड, तो उसको रेसिप्रोकल सैंक्शन फेस करने पड़ते हैं यूनाइटेड स्टेट से। तो यहाँ पर एक ट्रेड ब्लॉकेज लार्ज स्केल पे होता है। सो यहाँ ईरान ऑलरेडी इस कंट्री से, यूनाइटेड स्टेट से काफ़ी लार्ज स्केल पे क्या है, ट्रूस में ऑलरेडी ट्रैप्ड है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बॉर्डर से भी एक तरीके से बड़ा है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, सैंक्शन से क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को डिसरप्ट करके रखता है। प्लस जो फॉरेन की कंपनीज है, ट्रेडर्स है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती ईरान में इन्वेस्ट करने के लिए। और ये जो ब्रॉडर इकोनॉमिक एक तरीके से कॉन्सिक्वेंसेज जिस चीज़ के होते हैं कि ईरान में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है, और ऑलरेडी रिड्यूस हो ही गया है। अभी की जो इस्लामिक रेजिम वहाँ पर है, उसके रीजन से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी एक तरीके से बैकलेस देखने को मिलता है। जो करंट सिचुएशन है वो कब कब राइज हुई है, देखें यूनाइटेड स्टेट्स ने एक तरीके से यहाँ पर थ्रेट ऑलरेडी दी है। यहाँ पर एक लार्ज नेवल बेस ईरान के अराउंड बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज़ कॉल्ड आर्माडा। और ये ईरानियन रीजन के अराउंड है। तो इसे ईरान ये कह रहा है कि ये इट इज़ क्लियर थ्रेट और इट इज़ क्लियर वार्निंग बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी दैट हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, मिलिट्री का इंटरवेंशन करवा सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड, स्पेशली फॉर एनी काइंड ऑफ कंट्री। प्लस ईरान का रेस्पॉन्स क्या है, ईरान ने क्लियरली बोला कि हम लोगों ने ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट। हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस टाइम। और इस बार किसी भी तरीके का जो वॉर होगा उसमें क्लियरली जो है यूनाइटेड स्टेट्स को लार्ज स्केल पे क्या देखनी पड़ेगी, एक तरीके से बैकआउट मिलने वाला है या फिर ड्रॉबैक मिलने वाला है। अब यूएसए की यहाँ पर एक तरीके से ये चीज़ें भी है, ये ग्लोबली जैसे डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड को क्या करता है, रेगुलेटिंग, वर्ल्ड ट्रेड रेगुलेटिंग बॉडी है। प्लस जो मराकेश कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसको नेम किया था, अर्लियर इट यूज टू बी गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, इट वॉज रिप्लेस्ड बाई डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड की जो है क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। अब ये क्या करता है, इस तरीके का जो ट्रेड है, यूनाइटेड स्टेट्स के जो सैंक्शन है उसको क्या नहीं कर रहा है, करंटली डील नहीं कर रहा है और अच्छे से नहीं कर रहा है। दिस इज द मेन रीज़न, मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि अगर यूएसए इन पे किसी भी तरीके का जो टैरिफ लगाता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डील नहीं किया जा रहा है डब्ल्यूटीओ की साइड से। और यूएसए इन पे क्या करता है, रिपीटेड सैंक्शन लगाता है इसके ऑयल टैंकर्स वगैरह में, राइट। अब देखें, अगर किसी भी तरीके का क्या होता है, यूएस और ईरान के बीच में वॉर ब्रेकआउट होता है, तो इससे इंडिया के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देखें, इंडिया का ऑलरेडी चाबार में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था, अभी इंडिया ने इसको पुल आउट कर लिया है, तो यहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी इंडिया ने ऑलरेडी फेस कर लिए हैं। प्लस अगर इस तरीके की कंसर्न होते तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी ऑलरेडी देखने को मिली है। ग्लोबल ऑयल प्राइजेस शूट अप करेगी, दिस इज़ फॉर श्योर। इसका रीज़न क्या है कि मेजरली जो ग्लोबल ऑयल की जो सप्लाई होती है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। देखें, ये जो ईरान और ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इससे यहाँ से लार्ज स्केल पे सप्लाई होती है किसकी, ऑयल की। और इट इज़ बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड रूट। और ये ट्रेड रूट इसके रीजन से क्या होगा, इस वॉर ब्रेकआउट रीजन होने से डिसरप्ट होगा। और इस डिसरप्शन से क्या हो सकता है, ऑयल प्राइजेस शूट अप कर सकती है, क्रूड ऑयल की सप्लाई बैन होगी, सप्लाई एक तरीके से काफ़ी डिसरप्ट होने वाली लार्ज स्केल पे, इन्फ्लेशन आएगा, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगा। प्लस वहाँ के लोगों का एक तरीके से ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस लार्ज स्केल पे होने वाला है। प्लस इंडियन रूपी पर भी प्रेशर पड़ेगा। रीज़न क्यों,
ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर है इससे हो सकता है दैट स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर दैट कैन टेक प्लेस। ट्रेड तो डेफिनेटली यहाँ पर डिसरप्ट होगा ही होगा, और ये जो शिपिंग के चार्जेस हो जाएंगे, इंश्योरेंस कॉस्ट हो जाएगा इंडियन ट्रेड के लिए भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्लस एक तरीके से जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं दैट दे कैन ऑल्सो गेट इंस्टॉल्ड बाई दिस काइंड ऑफ स्ट्राइक। तो देखें इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो यूनाइटेड नेशंस का करंट रेलिवेंस ये होना चाहिए कि इफ़ देर इज एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेज बिटवीन टू कंट्रीज, तो ऑन टेबल देर शुड बी एन इफेक्टिव काइंड ऑफ डिस्कशन, जिससे क्या हो कंट्रीज आपस में बैठ के बातचीत करें, प्लस किसी भी तरीके का अगर कोई इश्यू है तो उसको रिजॉल्व करने की ट्राई की जानी चाहिए। वॉर शुडंट बी द सॉल्यूशन। ये होता क्या है, ग्लोबली डिसरप्शन और बढ़ता है, जो ग्लोबल एक तरीके से फेवरेटिज्म है, ग्लोबल अलग अलग पोल बनते हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑलरेडी बन चुका है, तो इसे और ज़्यादा पोल्स क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, प्लस कंट्रीज़ के अपने रीजनल ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है किसके लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मच, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी बेटर स्पेशली फॉर द वर्ल्ड। तो आज इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि अगर ये वॉर ब्रेकआउट हो जाता है तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्लस क्या रीज़न है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में ये सब चीज़ें होने के, हिस्टोरिकली क्या रीजंस हैं, प्लस इंडिया में इस पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो डेली बेसिस पे हम लोग ऐसी ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड टू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। थैंक यू।